जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में पढ़ा करता था, जोगिंदर चौहान जी और मंच पर विराजमान हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो मेरे साथ युवा कांग्रेस के समय से लंबे समय से जुड़े रहे, मोतीराम जी, मेरे पड़ोसी हमारे हरित ऊर्जा राज्य की दिशा में अग्रसर हिमाचल। सौर ऊर्जा में देश के अन्य राज्यों को राह दिखाता हिमाचल। रिकॉर्ड समय में निर्मित 32 मेगावाट की पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना से जगमगाते गांव। पहले मेरे बजट भाषण में हमने ग्रीन हिमाचल की नींव को रखी। पहली बार हम सोलर पावर का इतनी अधिक संख्या में उत्पादन करने का निर्णय लिया। मैंने कहा है कि 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। ये इस दिशा में बढ़ते कदम है। अघलौर और भंजाल सौर ऊर्जा परियोजनाएं हिमाचल को दिलाएगी नई पहचान। प्रदेश में ई वाहनों के संचालन के लिए 6 ई कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। HRTC को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 2026 तक हम पूरी HRTC को इलेक्ट्रिकल और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जाएंगे और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में आगे बढ़ने जा रहा है। जिला सोलन के नालागढ़ में स्थापित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। चंबा में 14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ठोस प्रयासों से पर्यावरण के संरक्षण की प्रतिबद्धता से साकार होगी खुशहाल भविष्य की संकल्पना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। रमेश चौहान जी, सभी जो एंकर थे वो भी मेरे पड़ोसी हैं, और हमारे पवन जी, हमारे चौहान साहब, कुशल मोक्ता जी, सभी सम्मानित बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, युवा साथी। 40 वर्ष पहले मैं कोटखाई आया था। 40 वर्ष पहले जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, जुब्बल कोटखाई के 50% बच्चे इस गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में पढ़ा करते थे। मैं जनरल सेक्रेटरी था, मैं कोटखाई आया, सर्दियों का समय था, बकरीद का समय था, और 10 दिन के लिए मैं यहां आया। कोटखाई से मराथू बस चलती थी, फिर थ्रोड़ा पैदल चलना पड़ता था ऊपर पहाड़ में। मैं थ्रोड़ा में रहा, जो आप काल्टर साहब बोल रहे हैं उनके घर में रहा, भंडारा देखा, फिर किशैनी गया। बर्फ पड़ती थी, खूब बर्फ पड़ती थी। और 40 वर्ष पहले एक कॉलेज में जो जनरल सेक्रेटरी था, वो अगले वर्ष गवर्नमेंट कॉलेज संजौली का अध्यक्ष बना। और कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि आप जैसे आम परिवार से निकलकर, जिसके परिवार से कोई राजनीति में नहीं था, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचूंगा। और मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद रोहित ठाकुर जी से कई बार चर्चा हुई। जब आपदा आई तो हमने रूड़ू में एक बैठक की। मैंने कहा जुब्बल कोटखाई में जो विपदा आई है इस समय प्रदेश की जनता की और विधानसभा क्षेत्र की, उस विपदा में हमारे बागवान का सेब जो है वो बगीचों में सड़ना नहीं चाहिए। इन्होंने जुब्बल कोटखाई, चौपाल, सभी जिले का नेतृत्व माननीय रोहित ठाकुर जी को दिया। और 40 साल पुराना रिश्ते का ये संबंध है कि आज सचिवालय में 5 लोग किसी भी मंत्रिमंडल काल में नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के कार्यालय में काम कर रहे हैं। जिसमें नरेश चौहान जी कोकू नाला से मीडिया एडवाइजर है, रितेश कपरेड जी पुड़क से है, सुरेंद्र चौहान जी क्यारी से है, और हमारे सौरभ चौहान जी और सुधीर आजाद जी भी हमारे पीछे बैठे हैं। ये भी मेरे साथ यूनिवर्सिटी पढ़ा करते थे। एक प्रदीप ठाकुर जी है। सब लोग
मेरे साथ कार्य कर रहे हैं। ये एक संबंध होता है, जो संबंध छात्र जीवन से बना वो अब मुख्यमंत्री ऑफिस तक आपको कोटखाई जुब्बल की जनता का देखने को मिलेगा। अक्सर रोहित ठाकुर जी कहते हैं कि जुब्बल कोटखाई के लोग राजनीतिक दृष्टिकोण बहुत ज्यादा रखते हैं और कम से कम शिमला जिला के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हर बार 8-10 लोगों को रोहित जी टिकट दिलाने में सफल हो जाते हैं। और मैं कहता हूं कि रोहित जी कल को ये सब टिकट बन गए, मेयर बन गए, काउंसलर बन गए, कल को जुब्बल कोटखाई में भी टिकट मांगेंगे। तो रोहित जी कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है वो सबको मिलता है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, ये रोहित ठाकुर जी का बड़ा दिल है कि किसी की विधानसभा क्षेत्र से इतने ज्यादा लोग बने और उन लोगों को टिकट दिलाने में खुद रोहित ठाकुर जी आए। यही एक बड़े नेता की निशानी होती है। और अभी जब ये कामों की बात पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मैं जैसे ही घोषणा करूंगा ये 7 बजे ही आ जाएंगे। फिर बोलेंगे कि कोटखाई की जनसभा में आपने ये घोषणा की है, अब इसको फोन करो, अब इसको फोन करो। मैंने कहा रोहित जी आप सुबह जल्दी मत उठे करो, आप थोड़ा आराम से उठे करो। और ये विशेषता है कि इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि जुब्बल कोटखाई में 2 वर्ष में इन्होंने कितना पैसा लाया, पर ये संतुष्ट नहीं होते। इनको संतुष्ट इसलिए नहीं होते कि इनको लगा रहता है कि मेरे को मंत्रिमंडल में स्थान मिला तो मैं अपने हर आदमी की सोच को, उसके विकास की सोच को मैं आप तक पहुंचाऊं। जुब्बल कोटखाई में जब आपदा आई, पूरा प्रदेश आपदा से जूझ रहा था, हर जगह तबाही हुई थी। पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ पूरी सरकार इस तबाही से निपटने की चुनौती का सामना कर रही थी। मैं हर एक क्षेत्र में गया, 22,000 के करीब घर इस आपदा में तबाह हो गए। कई पशुशालाएं तबाह हो गई, कई पीने की पानी की योजनाएं बह गई, कई सड़कें त्रस्त हो गई। 7 जुलाई 2023 को ये आपदा शुरू हुई। कुल्लू जिला इससे सबसे अधिक प्रभावित हुआ और 14 अगस्त 2023 को शिमला में अत्यधिक बारिश हुई और एक ही दिन में 14 अगस्त अगले दिन आजादी का उत्सव था। 51 लोगों की मौत हुई। हर प्रकार से फोन आ रहे थे। मैंने हर एक मंत्रिमंडल के सदस्य से बात की, कहा कि जुब्बल में भी बहुत तबाही हुई है। कुमारसैन, रामपुर, चौपाल, रोडू सब जगह तबाही का ऐसा आलम था कि प्रदेश सरकार ने उस चुनौती को युद्ध की तरह लड़ा। हमारे पास चुनौती बड़ी थी, लेकिन हमारे पास हौसला भी बड़ा था। बागबान का सेब बगीचों में पड़ा हुआ था, छोटे छोटे लिंक रोड टूटे हुए थे। 15 दिन के अंदर अगर वो सेब मंडियों में ना पहुंचता तो वो बगीचों में सड़ जाता। हमने युद्ध स्तर पर ये जिम्मा उठाया और जुब्बल कोटखाई जो सेब के रूप में एक पहचान बना चुका है, 28 करोड़ रुपया हमने उस 3 महीने में सड़कों को खोलने के लिए दिया। रोहित ठाकुर जी रात को रोज शाम को मुझसे बात करते, कभी क्यारी कभी कोटखाई में हमके अत्यधिक नुकसान हुआ। मैंने कहा वहां भी रात दिन काम करिए, पैसे की चिंता मत करिए, क्योंकि जो किसान और बागवान होता है उसकी एक आशा, एक उम्मीद होती है कि साल में हमारी एक फसल होगी, ये फसल किसी न किसी तरह से सब्जी मंडी में पहुंचे। मैं खुद किसान का बेटा हूं, एक कर्मचारी का बेटा हूं। हमारी माताजी तो आज भी खेत में काम करते हैं। मैं दर्द भी जानता हूं, आपकी पीड़ा को भी जानता हूं। जब हम उस चुनौती का सामना कर रहे थे,
एक भी बागबान हमें आकर ये नहीं कह सकता कि हमारा सेब हमारे बगीचे में इस आपदा के कारण सड़ गया क्योंकि यहां सड़क टूटी हुई थी। फिर उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक हुई, हमें पता लगा कि आपके 165 करोड़ रुपया जो आपको उस वक्त एमएसपी के रूप में मिलने चाहिए थे, जिसमें 90 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय के थे, हमने 165 करोड़ रुपया कई सालों का आपका तुरंत प्रभाव से दिया। यूनिवर्सल कार्टर की बात चलती थी कि यूनिवर्सल कार्टर लागू करे कि नहीं लागू करे। मेरी माननीय मंत्रिमंडल के सदस्य रोहित जी से बात हुई, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा सेब उत्पादक वाले आप हैं, आप मुझे एडवाइस दीजिए कि क्या हमें यूनिवर्सल कार्टर लागू करना चाहिए या ना। इन्होंने कहा कि हम अपने किसानों का जो सेब है उस पेटी में कोई किलो के हिसाब से गिनती नहीं करते। किसी पेटी में 28 किलो सेब होता है, किसी में 24 किलो सेब होता है, किसी में 26 किलो सेब होता है। अगर उस सेब का मूल्य पेटी के हिसाब से निर्धारित किया गया तो भी आपको निश्चित मूल्य नहीं मिलता। जब इन्होंने मुझे फार्मूला समझाया, हमने यूनिवर्सल कार्टर को लागू किया और अगले वर्ष के लिए ये कहा है कि वो बॉक्स यूनिवर्सल कार्टन के जो भी आरती आपको उपलब्ध करवाएगा वो उसमें वेट भी लिखेगा। पराला की मंडी बन रही थी, कंप्लीशन में नहीं थी, पैसों की बात आई, हमने पराला की मंडी को कंप्लीट भी किया और जो आपका फल हम दे रहे हैं उससे हम अब वहां उसके बायो प्रोडक्ट भी बनाने शुरू कर दिए। तकरीबन ये प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां जनता की संपदा को सही मायने में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लुटा दिया। हमने बार बार कहा है कि हम जनता के सेवक हैं, हम सत्ता में केवल सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन का ही उदाहरण है कि आपका एमएसपी 1.5 रुपया प्रति किलो के हिसाब से ऐतिहासिक वृद्धि हमने की, क्योंकि वो संपदा आपकी है। हमने पिछली भारतीय जनता पार्टी के चोर दरवाजों को बंद किया। आर्थिक चुनौती का हम लोग सामना कर रहे हैं और 2 वर्ष में जिस प्रकार आर्थिक चुनौती का हमने सामना किया, आज मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर लौट रही है और 2027 का जो हमने अपनी जनता से वादा किया है कि हम हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे, इस दिशा में हमारी नीतियों ने काम करना शुरू किया।